सभी स्टूडेंट को राकेश मेहरा का नमस्कार। मैं राकेश मेहरा इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज इस चैनल पर मैं आपके सामने कुछ स्टूडेंट के द्वारा की गई मांग यानी बजट पर चर्चा करने जा रहा हूँ। मेरे बजट का जो प्लेटफॉर्म होगा, जो आधार होगा, वो आपका एग्जाम होगा। ध्यान रखें, मैं जो भी यहाँ पर आपको बात बताऊंगा, जो भी फैक्ट बताऊंगा, जो भी एक्सप्लेनेशन दूंगा, मेरा एकमात्र उद्देश्य आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस होंगे। इस कारण से इस प्रकार की कोई भी भावना ना बनाए कि उस बुक्स में इतना लंबा बजट दे रखा है या वहाँ पर इतना ज़्यादा कराया या यहाँ पर इतना कम कराया। तो मैं अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए आपको बजट के संबंध में जो क्वेश्चंस आते हैं उन पर मैं आपसे चर्चा करूँगा और एकमात्र उद्देश्य एग्जाम को क्लियर करना। आंकड़ों के जाल से आपको बाहर निकालकर बजट से कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसकी मैं बात करूंगा और इसको मैं कई पार्ट्स में लेके चलूंगा। इस कारण से आपको पहले ही कह दिया जाता है कि कुछ अंतराल लगेगा। मेरे कहने का मतलब है कुछ समय लगेगा। इस कारण से धैर्य बनाए रखें। किसी भी फैक्ट को या एक्सप्लेनेशन को या टॉपिक को एकदम से दे देना या मैं ही पहले दूंगा, इस प्रकार का उद्देश्य राकेश मेहरा जी के क्लासेस का नहीं है। कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कहाँ उसकी आवश्यकता है, उन सभी बातों को ध्यान में रख के ही आपको ये लेक्चर प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसके कई पार्ट्स होंगे, समय समय पर आपको ये पार्ट्स मिलते रहेंगे। जब तक दूसरा पार्ट ना आए तो मैं आपसे कहूँगा कि पहले वाले पार्ट को बार बार रिवाइज करें, जो कि आप करते नहीं हो। बार बार रिवाइज का मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, एक तो मेरा खुद का अनुभव है, दूसरा जो भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं, जैसे मैंने कई बच्चों के वीडियोस भी आपको उपलब्ध करवाए थे जो सिलेक्टेड थे, उनसे जब आप उनकी कामयाबी का राज पूछोगे तो उसका जो मूल आधार उन्होंने बताया है वो रिवाइज बताया है। तो इसको या तो उनके मुंह से सुन लीजिए, समझ लीजिए, या मेरे कहने से समझ लीजिए, जैसा आपको उचित लगे ये कीजिए। मेरे हिसाब से इसके अलावा कोई विकल्प होता नहीं है। आपको यदि कोई विकल्प लगता है तो आप समय लगाएं, उसको फॉलो करें। हो सकता है आपको कामयाबी मिल जाए, लेकिन मेरे अनुभव के आधार पर ऐसा होता नहीं है। तो रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें और क्वांटिटी पर ध्यान ना दें, क्वालिटी पर ध्यान दें। बजट बहुत बड़ा एक लेखा जोखा होता है, उसमें से हमें आपके एग्जाम की बातें बाहर निकालनी है। तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ समय सीमा भी आवश्यक होती है, कुछ समझदारी का पालन भी हमें करना पड़ता है, कुछ सिद्धांतों का भी हमने पालन करना पड़ता है। जैसे आपके पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर्स, वो हमारा मेन आधार होते हैं। तो मैं इस बजट को आज से प्रारंभ कर रहा हूँ। इसका पहला पार्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सब बातें आएगी। सबसे पहले मैं बजट के बैकग्राउंड पर चर्चा करूँगा और इस बैकग्राउंड को चर्चा करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मेरे इस पार्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ताकि लोग जो आंकड़ों के जाल में उलझकर इस महत्वपूर्ण विषय को खत्म कर देते हैं वो जागृत हो, एक्टिव हो और एक सही दिशा में चल सके। सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए बजट। बजट, हम बार बार बजट बोलते हैं,
राज्य सरकार भी अपना बजट पेश करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना बजट पेश करती है। आप इसकी तुलना अपने घर से कर सकते हो, क्योंकि आपका भी अपना घर का एक बजट होता है। मीन्स ये निकला कि आपकी कितनी इनकम है, आपके घर की कितनी इनकम है, फिर उसके आधार पर उस इनकम को व्यवस्थित किया जाता है। सेम यही सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट करती है। मैं स्टेट गवर्नमेंट के तहत यदि बजट की बात करूं तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि बजट शब्द का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन वास्तव में यदि हम बात करें, एक शब्द आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वार्षिक वित्तीय विवरण, उस शब्द का उल्लेख है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बारे में अलग अलग प्रावधान है। तो 2 आर्टिकल आपने वो ध्यान रखने हैं। एक बात आप ये ध्यान रखिए, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो बजट है, इसका जो उत्पत्ति शब्द है, ओरिजिन वर्ड, ये है बुजे। बुजे इसका उत्पत्ति शब्द है। अब यहां पर आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। एक तो ये बुजे शब्द जो है, ये किस भाषा का शब्द है? तो ये फ्रांसीसी शब्द है, फ्रांसीसी शब्द है। और इसका जो अर्थ होता है, ये होता है चमड़े का छोटा थैला। चमड़े का छोटा थैला। आपने कई बार देखा होगा कि जब बजट प्रस्तुत करते हैं तो एक थैला लेकर आते हैं वित्त मंत्री। लेकिन इस बार का जो बजट है वो पहला डिजिटल बजट है। टैब के माध्यम से इसको आगे आपके सामने रखा गया, कागज का प्रयोग नहीं किया गया। इस प्रकार का ये पहला बजट है। करेंगे हम इसकी बात। अब मैं बात करने जा रहा हूं इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान, एक तो आप ये बात जरूर ध्यान रखें कि बजट शब्द भारतीय संविधान में नहीं है। बजट शब्द जो है ये भारतीय संविधान में नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द नहीं है। तो फिर क्या है? आइए कुछ आर्टिकल्स को हम जानने का प्रयास करते हैं। जैसे आर्टिकल 112, इसमें बताया गया है केंद्र सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये ही केंद्र सरकार का बजट होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण। आपके सामने है आर्टिकल 112 में एक बात कही गई है। इसी तरीके से एक आर्टिकल और है, आर्टिकल 202। इसमें क्या बताया गया है? राज्य सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का वार्षिक वित्तीय विवरण। ये राज्य के बजट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 112 सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के बारे में बात करता है, जबकि 202 जो है राज्य सरकार के बजट के बारे में बात करता है। एक आर्टिकल और है जो हमें एक अलग तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। आर्टिकल 265, ये क्या कहता है? देखिए, जहां हम बजट की बात करेंगे वहां टैक्स की बात आएगी। मैं करूंगा बात, नया टैक्स प्रारूप क्या है, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। आर्टिकल 162 ये कहता है कि बिना किसी कानूनी प्रावधान के, मतलब कानून बनाए, ना तो किसी टैक्स को लागू किया जा सकता है और ना ही वसूल किया जा सकता है। ये दो बातें करता है। एक लाइन लिखिए, बिना किसी कानूनी प्रावधान के
काफी अच्छा आर्टिकल है, ध्यान रखिए। बिना किसी कानूनी प्रावधान के किसी टैक्स को ना तो लागू किया जा सकता है और ना ही वसूल किया जा सकता। बड़ी अच्छी बात कहता है ये कि यदि आप कोई भी टैक्स लगाते हो तो बकायदा उसके लिए लीगल प्रोविजन होना चाहिए, कानूनी प्रावधान होना चाहिए। बिना कानूनी प्रावधान के बिना आप ना तो टैक्स लगा सकते हो और ना ही टैक्स को वसूल सकते हो। इसके अलावा आर्टिकल 266 आगे का आर्टिकल है, वो ये कहता है कि संसद की अनुमति के बिना आप किसी भी तरह का व्यय नहीं कर सकते, खर्च नहीं कर सकते। आर्टिकल 266 संसद की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का व्यय नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रकार का व्यय नहीं किया जा सकता। अपने आप में आप जैसे इस लाइन को पढ़ रहे हो और पढ़ने के यदि आप शौकीन हो, कंपटीशन को क्लियर करने का आमदा रखते हो, सोच रखते हो, तो आपको इन शब्दों से ही पता लग जाएगा कि अपने आप में ये आर्टिकल महत्वपूर्ण है। तो संसद की अनुमति के बिना कोई भी व्यय नहीं किया जा सकता। कुछ प्रोविजन होते हैं वो अलग बात हो जाती है, लेकिन हम सामान्यतः बात कर रहे हैं। अपवादों से तो देखो पूरा विज्ञान भरा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन भरा हुआ है, इसे तो आप भली भांति जानते हो। ये एक्सेप्शनल तो हर बात में आते हैं। खैर, अब पहले बजट को मैं लूंगा और उसके बाद में उसको मैं नए बजट से जोड़ने का प्रयास करूंगा। तो एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारत का पहला बजट, पहला बजट कब पेश किया गया? सबसे पहले कब बजट पेश किया गया? ये पेश किया गया था 18 फरवरी 1860। 1857 की क्रांति के 3 साल बाद ये पेश किया गया था और ये पेश किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। जेम्स विल्सन के द्वारा। इसी कारण से ये जो जेम्स विल्सन है, इनको कहा जाता है भारत में बजटीय प्रणाली का जनक। भारत में बजटीय प्रणाली का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बजट सिस्टम इन इंडिया कहा जाता है इसको। लेकिन अब हमें इसके साथ साथ एक बात ये जोड़नी पड़ेगी कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट ऑब्वियसली बात है 1947 के बाद पेश किया गया था ये। और उस टाइम जो वित्त मंत्री थे R.K. शनमुखम सेठी थे, उनके द्वारा ये पेश किया गया था।
26 नवंबर 1947 को पेश किया गया और ये पेश किया गया वित्त मंत्री आर के षणमुखम शेट्टी के द्वारा। इनके द्वारा पेश किया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे ये, आप कह सकते हो इनके बारे में। भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर इन इंडिया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वित्त मंत्री के इसी क्रम को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो हमें दो बातें करनी पड़ेगी। एक तो सबसे ज्यादा या सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन से थे, और एक प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट पेश किया। मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री के पद पर भी थे और वित्त मंत्री भी उन्होंने संभाल रखा था, वित्त मंत्रालय भी उनके पास था। करेगी बात उसकी। सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री ये थे मोरारजी देसाई। इन्होंने सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया, 10 बार पेश किया। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट पेश किया, कहने का मतलब है ये उस समय प्रधानमंत्री भी थे और वित्त मंत्रालय भी उनके पास था। ये 3 थे। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। ये जब प्रधानमंत्री थे तो इन्होंने वित्त मंत्रालय अपने पास रखा था। यहां एक बात ध्यान रखें, मोरारजी देसाई भी प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन जब ये वित्त मंत्री थे उस समय प्रधानमंत्री पद पर नहीं थे। इस कारण से किसी भी प्रकार की कंफ्यूजिंग ना रखें। और एक नया अच्छा पॉइंट, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला वित्त मंत्री, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री, फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर इन इंडिया। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं बजट के संबंध में कुछ विशेष बात लेकर आया हूं। रेल बजट और आम बजट, ये कभी अलग अलग होते थे, फिर इनको एक कर दिया गया। इन पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे देखिए।
पहले क्या होता था, आम बजट और रेल बजट दोनोदोनों साथ साथ पेश होते थे। बाद में इनको अलग अलग कर दिया गया। रेल बजट देखिए, मैंने ऐसे लिखा है आम बजट माइनस रेल बजट। इसका मतलब ये निकलता है कि आम बजट में से रेल बजट को अलग कर दिया गया। और ये जो किया गया था, ये किया गया था 1924 में। ध्यान रखना। और ये एडवर्थ समिति की सिफारिशों के आधार पर, ये 1924 में हुआ था। 1924 जो वर्ष है, ये पहला वर्ष था जब रेल बजट को अलग पेश किया गया था। उसके बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया, एक समिति और गठित की गई, विवेक देबरॉय समिति। उसकी सिफारिशों के आधार पर रेल बजट को आम बजट के अंदर ही शामिल कर दिया गया। अब देखिए, मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आम बजट प्लस रेल बजट। समझ गए होंगे? मैथमेटिक्स का जीके में इस्तेमाल, ऐसे आप कह सकते हैं। तो आम बजट और रेल बजट, इन दोनों को एक कर दिया गया। और ये हुआ 2017 में। मेरे कहने का मतलब ये है कि 2017 पहला वर्ष था जब आम बजट और रेल बजट को एक किया गया। इससे पहले रेल बजट अलग ही पेश होता था, आप सब जानते हो। यहां समिति इंपॉर्टेंट है। एक अर्थशास्त्री रहे हैं विवेक देबरॉय समिति की सिफारिशों के आधार पर। समिति की सिफारिशों के आधार ये। और यहां आपको एक बात और ध्यान रखनी है। एक नियम है, 1961 का नियम है, आप कह सकते हो कि कामकाज का आवंटन नियम है। ऐसे लिखा जाता है इसको। भारत सरकार कामकाज का आवंटन नियम 1961 में संशोधन करके। कहने का मतलब ये है, भारत सरकार का एक नियम है 1961, भारत सरकार नियम कामकाज के आवंटन से संबंधित है। उसमें संशोधन करके विवेक देबरॉय समिति की सिफारिशों को लागू करते हुए 2017 में आम बजट और रेल बजट को एक कर दिया गया। दोनों समितियां महत्वपूर्ण हैं। आपसे पूछा जा सकता है इस समिति का संबंध किससे होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हेडिंग डाल दीजिए। मैं बजट प्रारंभ करने जा रहा हूं। और अपना जो बजट है ये है 2021-22। कुछ बातें करूंगा अभी मैं, उसकी अगली बातें हम दूसरे पार्ट में करेंगे। बजट का जो प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था 1 फरवरी 2021 को। ध्यान रखें, 1 फरवरी 2021 को।
और इसका प्रारंभ हुआ था राष्ट्रपति के अभिभाषण से, रामनाथ जी कोविंद। राष्ट्रपति के अभिभाषण से। कई बार इतना छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बजट का प्रारंभ किसके अभिभाषण से होता है, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण से होता है। और इसमें राष्ट्रपति जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हैं, मतलब राज्यसभा लोकसभा दोनों होते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हैं। लेकिन वास्तव में ये जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, इस पे आपके कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान दें। देखिए, ये जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है, ध्यान रखना, एक तो क्वेश्चन ये बनता है इसे तैयार कौन करता है, प्रिपेयर कौन करता है, क्वेश्चन आ जाता है। तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण तैयार करता है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। आप कह सकते हो सरकार करती है, इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, कैबिनेट तैयार करता है, और कैबिनेट सरकार होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सरकार का डॉक्यूमेंट होता है। अब देखिए, सरकार का डॉक्यूमेंट है, इसका मतलब सरकार की उपलब्धियों के बारे में ये बात करेगा, और भविष्य में सरकार क्या करेगी उसके बारे में बताएगा। एक लाइन लिख दीजिए, सरकार की उपलब्धियों व भविष्य की नीतियों के बारे में बताता है। आगे सरकार क्या करेगी, नीतियों के बारे में बताता है। इसका प्रभाव क्या रहता है? इसका प्रभाव ये रहता है कि जो विपक्ष होता है, ऑपोजिशन जो है, वो सरकार को सलाह दे सकती है राष्ट्रहित में। एक लाइन लिख दीजिए, इसका प्रभाव क्या होगा? विपक्ष राष्ट्रहित में सरकार को सलाह दे सकता है। तभी तो कहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष एक मजबूत लोकतंत्र की निशानी होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं, सरकार को डॉक्यूमेंट्स होता है, सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की नीतियों के बारे में बताया जाता है, और इसका फायदा ये होता है कि जो विपक्ष है, ऑपोजिशन है, अपनी राय रख सकता है, सलाह दे सकता है, जो कि राष्ट्रहित में हो। इस अभिभाषण के बाद में क्या होता है? देखिए, सरकार के द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाता है, ये ध्यान रखिए। राष्ट्रपति अभिभाषण देंगे, सरकार की नीतियों के बारे में बताएंगे, उपलब्धियों के बारे में बताएंगे, सरकार का डॉक्यूमेंट्स है, उसके बाद सरकार धन्यवाद प्रस्ताव पेश करती है। यहां पर एक बात अच्छे तरीके से ध्यान में रख लेना, धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया जाता है, और यदि यह पारित नहीं होता है तो सरकार गिर जाती है। ध्यान रखना, आप कह सकते हो कि इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से ये अविश्वास प्रस्ताव जैसा ही होता है। एक लाइन लिखिए, यह लोकसभा में पेश किया जाता है,
लोकसभा में पेश किया जाता है। यदि यह पारित नहीं होता है तो सरकार गिर जाती है। यदि लोकसभा में यह पारित नहीं हुआ, पास नहीं हुआ, तो मान के चलना सरकार गिर जाती है। अप्रत्यक्ष रूप से ये एक प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव ही होता है। एक लाइन लिख लीजिए, यह एक प्रकार का इनडायरेक्ट, ध्यान रखना, इनडायरेक्ट रूप से अविश्वास प्रस्ताव होता है। अब ये बात आती है, चलो लोकसभा में पेश नहीं हुआ तो सरकार गिर गई, और यदि राज्यसभा में पेश नहीं हुआ तो, मेरे कहने का मतलब है कि राज्यसभा में पारित नहीं हुआ तो, यदि राज्यसभा में यह पारित नहीं होता है तो सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक लाइन लिख दीजिए, यदि राज्यसभा में पेश होने के बाद यह पारित नहीं होता है तो सरकार नहीं गिरती है। आप कह सकते हो सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है सरकार पर, यदि राज्यसभा में पारित नहीं होता है। क्योंकि आप भली भांति जानते हो कि राज्यसभा में बहुमत का प्रभाव प्रधानमंत्री पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो हमारे सामने जो बेसिक बातें आई है वो ये आई है कि जो बजट है अभिभाषण से प्रारंभ होगा, सरकार का लेखा जोखा होगा, उपलब्धियां होगी, डॉक्यूमेंट्स होगा, उपलब्धियां और भविष्य की नीतियों के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद सरकार धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेगी लोकसभा में। यदि वहां पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो सरकार गिर जाएगी। उसके बाद राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में चाहे पारित हो चाहे ना हो, इसका सरकार पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। शायद मैं ये मान के चलता हूं कि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो गई होगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दो 2021-22 का जो बजट है ये पेश किया गया लोकसभा। ध्यान रखें, ये छोटी छोटी बातें होती है कि बजट कहां पेश किया जाता है, लोकसभा। और ये पेश किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। निर्मला सीतारमण के द्वारा इसे पेश किया गया। निर्मला सीतारमण के बारे में आप भली भांति जानते हो, ये भारत की दूसरी महिला वित्त मंत्री है। दूसरी महिला वित्त मंत्री है और पहली महिला वित्त मंत्री मैं आपको बता चुका हूं, यहां रिपीट कर देता हूं, इंदिरा गांधी। ये जब प्रधानमंत्री थी तो इन्होंने वित्त मंत्रालय अपने पास रखा था। तो दूसरी महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। ये इन्होंने जो बजट पेश किया है लोकसभा में पेश किया है। और इसके अलावा आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो बजट है ये पहला डिजिटल बजट है, पहला डिजिटल बजट है।
मतलब इसमें कागज का इस्तेमाल नहीं हुआ है, टैब के माध्यम से ही भाषण दिया गया। उसके बाद में जो भी बजट में प्रावधान थे उनको बताया गया। इस बजट की सबसे खास बात यह है, एक तो आपदा में अवसर ढूंढने वाला बजट इसको कहा गया। अच्छा पॉइंट है ये, आपदा में अवसर ढूंढने वाला बजट। आपदा आप जानते हो, कोविड-19 महामारी। ये जो बजट है, देखिए, आपदा में अवसर ढूंढने वाला, ये इसको नाम दिया गया। आप कह सकते हो, एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि इसका जो मूल है वो ये है कि आपदा में अवसर ढूंढने वाला बजट। इसके अलावा इसके अंदर जो है 6 पिलर्स बताए गए। इन 6 पिलर्स का आपने ध्यान में रखना है। पहला पिलर जो बताया गया, स्वास्थ्य व कल्याण, आप कह सकते हो हेल्थ एंड वेलफेयर। दूसरा जो है भौतिक व वित्तीय पूंजी अवसंरचना, आप कह सकते हो फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ एंड वेलफेयर। और जो तीसरा पिलर इन्होंने बताया काफी महत्वपूर्ण है, समावेशी विकास। समावेशी विकास, आप कह सकते हो इंक्लूसिव डेवलपमेंट। समान रूप से विकास। चौथा जो पिलर इन्होंने बताया, मानव पूंजी का पुनः शक्तिवर्धन। ये चौथा पिलर इन्होंने बताया। और जो 5वां पिलर है, अभिनव मीन्स इनोवेशन, अनुसंधान मीन्स रिसर्च, और विकास मीन्स डेवलपमेंट। और छठा जो पिलर इन्होंने बताया, जिसको मैं काफी महत्वपूर्ण मानता हूं, वो है न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, आप कह सकते हो मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, ये 6 पिलर बताए गए। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस पिलर पर आधारित नहीं है आम बजट 2021-22। एक जो ये पॉइंट है, इसको मैं हाईलाइट करूंगा। इस बजट को क्या नाम दिया गया है या बेस क्या दिया गया है, तो आप कह सकते हो कि आपदा में अवसर ढूंढने वाला बजट इसे कहा गया है। क्लियर हुई सारी बातें? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने बजट के पहले पार्ट में बजट के बेसिक बैकग्राउंड को किया है। सही मायने में आपके एग्जाम में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इस प्रकार की जानकारी आपके जो पुराने क्वेश्चंस पेपर है उनसे देखने को मिलती है। अब जो ये नया बजट आया है,
इसमें जो आंकड़े बढ़े हुए हैं, कौन सा आंकड़ा आपको याद रखना है, किस तरीके से इसको डिज़ाइन करना है, कौन सी बातें आपके दिमाग में बनी रहनी चाहिए, उसकी चर्चा मैं अगले पार्ट में करूँगा। आप मेरे इस पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस प्रकार की उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।